अगर हम इंडिया में पैसा डलवा रहे हैं एनआरआईज का, तो हमारे लिए सबसे जरूरी श्रेणी वो होती है जो पक्का वापस आ रहे होते हैं। तो वो डालते हैं, वो पक्का घर तो खरीदते हैं क्योंकि उन्हें तो वापस आना ही आना है। तो उनकी रेंटल इनकम होती है, जो उनकी रेंटल इनकम होती है फिर वो उसकी एसआईपी लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ एनआरआईज होते हैं जो इंडिया में वापस नहीं आते। जी। अच्छा, उनका माइंडसेट क्या होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर कि अगर उन्हें अपने ही देश में जी। इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी चीजों को और बिल्ड करना है, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? भारत में भी डालूं और यूएस में भी डालूं और थोड़ा मैं चाइना में डाल दूं। 3 ही बड़ी कंट्री हैं, बाकी कुछ लोग और 2-3 कंट्री में डालते हैं, बट 3 मेजर कंट्री सोच रखते हैं एनआरआई जो वापस नहीं आते। तो यूएस हमेशा एक एनआरआई का 70 से 80% पैसा जो वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहता है उसमें होता है। जब आप देखेंगे 2023-2024 में सबसे ज्यादा एनआरआई में इंडिया में पैसा डाला, सबसे ज्यादा, क्योंकि उस वक्त पे भारतीय मार्केट बाकी सारे दुनिया के मार्केट सबसे ज्यादा चल रहा था। तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग के तरीके और आसान हो गए थे कि हमको भारत में तो डालना ही है। एनआरआई मार्केट है ना, वो ज्यादातर 1 करोड़ से 30 करोड़ के बीच वाला मार्केट है। उनकी सोच और 1000 करोड़ वाले की सोच बहुत अलग रहती है, क्योंकि उनको तो तुरंत कहीं और डाल के पैसा बनाना है। 1 से 30 करोड़ के वाला इतना जल्दी अपना मूवमेंट नहीं करता, वो रहता है, वो स्टे करता है बेसिकली। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से काफी बार ट्रेंड्स ऑब्जर्व होंगे, जैसे सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स में हो रहे हैं, वैसे और ट्रेंड्स ऑब्जर्व होंगे अदर सेक्टर्स में, जिसमें भी एनआरआईज अपना योगदान देंगे आगे जाके। 30% इक्विटी, 20% एफडी और बाकी जो 10 से 15% बचा उसमें वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पे जैसे कि मेटल ट्रेंड आप बता रहे हैं, उस तरह वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है स्मार्ट एसआईपी। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में जितने भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम ऑप्शंस होते हैं, तमाम जो टिप्स होते हैं, वो तो हम हमेशा रेस करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आज का जो टॉपिक है, वो थोड़ा हट के या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो निवेश की बात तो होगी, लेकिन जो विदेशी निवेशक होते हैं, यानी कि जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, जिनको एनआरआईज कहा जाता है, वो आखिर उनकी निवेश की रणनीति क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से निवेश किया जाता है, क्योंकि जो भारत है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट बना हुआ है। और ऐसे में जो ये चमकता इन्वेस्टमेंट का हब है, यहाँ पर किस तरीके से निवेश किया जाना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि रियल एस्टेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर तो निवेश किया जाता है, लेकिन जो मार्केट में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें क्या बेस्ट है? गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इक्विटी मार्केट जो बहुत तेजी से बूम करती है और फ्लक्चुएशन हालांकि रहती है, लेकिन पैसा भी बनता है। वहीं अगर जो बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो उनमें कौन कौन से ऑप्शन और एड ऑन किए जा सकते हैं, तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान, जिनका नाम है मुदित विजयवर्गीय, एसबी एनआरआई के फाउंडर है। बहुत बहुत स्वागत है मुदित आपका हमारे इस खास शो में। धन्यवाद, धन्यवाद जी। मुदित, सबसे पहले ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज का जो पॉडकास्ट है बहुत खास इसलिए होने वाला है क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट का एक नया ऑप्शन लेकर आए, जैसे कि एनआरआईज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से की जानी चाहिए और ये होता क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह हम जो इंडिया में रहते हैं उनकी जो सोच होती है और जो एनआरआई की सोच होती है उसमें थोड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि एक एनआरआई इस तरह सोचता है कि क्या उसे अपनी ज़िंदगी में बाद में भारत वापस आना है या भारत वापस नहीं आना है। तो सबसे पहले सोच वहाँ से शुरू होती है। तो 3 तरह के एनआरआई होते हैं जिनको ये बिल्कुल श्योर रहता है कि वो वापस नहीं आ रहे हैं, जो वहीं रहना चाहते हैं, जहाँ भी रहें, चाहे वो यूएस रहें, यूएई रहें, ऑस्ट्रेलिया रहें, यूके रहें, कनाडा रहें, जो मेजर मार्केट्स हैं। दूसरे तरह के होते हैं जिनको पता नहीं होता कि मैं 10 साल बाद चले जाऊं या 15 साल बाद चले जाऊं, बीच में अधर में रहते हैं वो सोच में। और तीसरे होते हैं जिनको पक्का होता है कि मैं 5-10 साल बाद भारत वापस जाऊंगा। तीनों के लिए जो रणनीतियां हैं वो थोड़ी अलग रहती हैं। जो नहीं आना चाहते वापस, उनकी रणनीति ज्यादातर सिर्फ इक्विटी में डालने की होती है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि वो ज्यादा पैसा बनाए और वो लंबे टाइम तक डालने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि उनके लिए फिर भारत एक इन्वेस्टमेंट का
देश बन जाता है, वन ऑफ द वेज, क्योंकि वो वापस ही नहीं आना चाह रहे हैं, तो उनको सिर्फ पैसे बनाने के माध्यम से भारत में डालने की औचित्य होता है। दूसरे होते हैं जिनको पता नहीं है कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो, और जो पहले तरीके के लोग हैं जो वापस नहीं आते हैं, वो करीब अपना टोटल पूरे निवेशक जो पैसा है उसका 20% पैसा इंडिया में डालते हैं बेसिकली। जो दूसरे होते हैं जो बीच में कहीं रहते हैं, जिनको नहीं पता कि वो भारत आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं, उनमें करीब वो अपना 30 से 45% पैसा भारत में डालते हैं। और उनको, क्योंकि अगर भारत जाना है तो उनको ये रहता है कि यार भारत में और पैसा बढ़ाते जाए धीरे धीरे, तो क्योंकि जब हम यहाँ आएंगे तो हमारे पास भारतीय करेंसी में पैसा इनफ होना चाहिए, फिर वो धीरे धीरे अपना बाहर का पैसा भी यहाँ लाते जाते हैं। तो ये दूसरे तरह के लोग हैं जिनका सोच रहती है कि कुछ एक रनिंग इनकम आती रहे, मतलब कि क्योंकि उनको हो सकता है इंडिया वापस भी आना हो, तो वो घर भी खरीदते हैं, वो इक्विटी में भी डालते हैं, वो कुछ एफडी भी रखते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है उनका, एफडी, घर खरीदना और इक्विटी, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें घर तो पक्का होता है। सबसे पहला थॉट उनका आता है क्योंकि शायद उन्हें वापस जाना पड़े, तो सबसे पहले एक घर खरीद के रख लेते हैं, जो पहले श्रेणी के लोग नहीं करते, जिन्हें पता होता है वापस नहीं आना। वो घर वहीं खरीद के रखते हैं। तो पहले श्रेणी के लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए डालते हैं, जिसमें इक्विटी मेजर वैल्यू होती है, एफडी में भी कम डालते हैं। दूसरे तरीके के लोग जिनको पता नहीं है क्या करना है, वो घर खरीदते हैं, इक्विटी में डालते हैं और एफडी भी रखते हैं। और इन सब का जो टोटल अमाउंट होता है वो करीब 30 से 40% ऑफ उनका टोटल जो पैसा होता है डालने के लिए वो होता है। तीसरे तरीके के एनआरआई हैं जिन्हें पक्का है कि वो वापस आ रहे हैं। जो वापस आने के श्योर हो जाते हैं, वो भारत में अपना घर भी, वो काफी उस तरह बिहेव करते हैं जैसे हम भारतीय करते हैं जब हम यहाँ रह रहे हैं। जैसे वो ज्यादा एफडी भी डालेंगे, वो क्योंकि उनको पता है जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरा रिटायरमेंट मनी उस तरह से प्लान होना चाहिए। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इक्विटी में हो, तो वो एसआईपी भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको है कि यार जब हम भारत वापस जाए तो हमारा एक कॉर्पस बन जाए पैसे का, जो पहली दो श्रेणियों में इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली दो श्रेणियों को पता ही नहीं हो रहा वो क्या सोच रहे हैं। तीसरी वाली श्रेणी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रेणी होती है हमारे लिए स्पेसिफिक, क्योंकि अगर हम इंडिया में पैसा डलवा रहे हैं एनआरआईज का, तो हमारे लिए सबसे जरूरी श्रेणी वो होती है जो पक्का वापस आ रहे होते हैं। तो वो डालते हैं, वो पक्का घर तो खरीदते हैं क्योंकि उन्हें तो वापस आना ही आना है। तो उनकी रेंटल इनकम होती है, जो उनकी रेंटल इनकम होती है फिर वो उसकी एसआईपी लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लंबे समय तक के लिए डालना है जब वो वापस आ रहे हैं। तो एसआईपी, इक्विटी, वो डेट में भी ज्यादा डालते हैं। जैसे अलग आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स बोले, गोल्ड के आपने इंस्ट्रूमेंट बोले, तो वो गोल्ड में भी डालना शुरू करते हैं। तो उनका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जो वापस आने के लिए श्योर होते हैं कि हमको इंडिया वापस आना है, जिसमें टोटल जो उनका पैसा होता है उसका 50-60% वो भारत में डालते हैं। जो दूसरी श्रेणी के हैं वो 30 से 40 डालते हैं, और जो पहली श्रेणी के वो 10 से 20% डालते हैं। तो इस तरह की 3 एनआरआई की श्रेणियां हैं जो इस तरह से अलग तरीके से बिहेव करती हैं, जिसके अराउंड हम फिर प्लानिंग करके उनको बताते हैं। जी मुदित, जैसे कि आपने कैटेगरीज तो बता दी कि 3 कैटेगरीज हैं जहां पर अपने अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी। आपने एक बात कही कि कुछ एनआरआईज होते हैं जो इंडिया में वापस नहीं आते। जी। अच्छा, उनका माइंडसेट क्या होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर कि अगर उन्हें अपने ही देश में इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी चीजों को और बिल्ड करना है, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? उनकी खुद के देश में जहाँ वो रह रहे हैं, या फिर भारत नहीं, अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे देश में क्या होती है? जी बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब भी कोई पैसा कमाया जाता है तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, हम वहां से शुरू करते हैं एक एनआरआई की सोच से। तो वहाँ इस्तेमाल होता है कि एक तो खरीद के लिए स्पेंड, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक बचत के लिए विच इज सेविंग्स। तो ये 3 तरह का मेजर पैसा का इस्तेमाल होता है। तो जो वो स्पेंड करते हैं विच इज खरीद, वो अपने खुद के देश में करते हैं जहां भी वो रहते हैं, चाहे वो यूएस में रह रहे हो या कनाडा में रह रहे हो। तो एक अपन एक उदाहरण के तौर पे यूएस का एनआरआई की सोच समझते हैं जिसको इंडिया वापस नहीं आना है। तो वो पहले तो अपनी थोड़ी बचत और अपना खरीद यूएस में करता है। फिर उसकी सोच आती है जब उसके पास और पैसा जमा होता है कि अब मैं पैसा कैसे बनाऊं, मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। तो पहले तो वो उस मार्केट में खोजता है जहां वो रहता है, चाहे वो यूएस में रह रहा हो चाहे वो यूएई में रहता हो। अब कुछ मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ही बहुत कम है। सिर्फ यूएस एक बहुत बड़ा ऑप्शन क्रिएशन है, राइट। कोई बंदा अगर कनाडा में रह रहा है तो कनाडा का खुद का स्टॉक मार्केट बहुत छोटा है। तो वहां का बंदा सोचता है कि यार मैं भारत में भी डालूं और यूएस में भी डालूं और थोड़ा मैं चाइना में डाल दूं। 3 ही बड़ी कंट्री हैं, बाकी कुछ लोग और 2-3 कंट्री में डालते हैं, बट 3 मेजर कंट्री सोच रखते हैं एनआरआई जो वापस नहीं आते। तो यूएस
हमेशा एक एनआरआई का 70 से 80% पैसा जो वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहता है उसमें होता है। अच्छा। भारत 10 से 15% या कभी कभी 20% या कभी कभी 25 इस रेंज में आता है, और भारत से उनकी सोच होती है ज्यादा पैसा बनाने की, तो वो ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं। वरना उनकी सोच होती है कि वो अपनी कंट्री में ही डाल लें या फिर कहीं और चाइना में डाल दें या यूएस में डाल दें। भारत से उनका क्लियर रहता है जो वापस नहीं आते कि यार हमको तो पैसा बनाना है। अच्छा। ना वो वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालना प्रेफर नहीं करते। जब मैं कह रहा हूं पैसा बनाना है मतलब हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स। हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स मतलब इक्विटी, प्री आईपीओ, आईपीओ, इक्विटी। इक्विटी के अंदर भी 2 श्रेणियां हैं, पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी में स्टार्टअप में डालना भी वो बहुत प्रेफर करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव रहता है या उनका उद्देश्य रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, और अगर वो 10-15% जो यहाँ डाल रहे हैं उसमें ज्यादा पैसा नहीं बने तो भी उनको चलता है, बट उनका ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा पैसा बनाना, तो वो रिस्क लेने के तैयार रहते हैं। बिल्कुल, जो वापस नहीं आते, ये सोच रहती है। बिल्कुल मुदित, आपने काफी चीजें यहाँ पे बताई, और जैसे कि आपने कहा कि वो इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने कहा कि वहां से ना वो पैसा बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, खासतौर पर जो हाई रिस्क जो ऑप्शन उनके पास मौजूद रहते हैं। अच्छा, अगर अच्छा पैसा बनाना है या सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है तो वो फिर किस और जाते हैं? जैसे कि प्रॉपर्टी और एफडी, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि ये तो रहता ही रहता है। इसके अलावा अगर जैसे कि आपने हालांकि एसआईपी भी यहाँ पर गिनाई, क्योंकि ऑप्शन हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिल्कुल। तो वो किस और जाना पसंद करते हैं? जी, एक बहुत अच्छा तरीका है जिस तरह से एनआरआई सोचता है। देखिए, उसको ये भी सोचना है कि जो आईएनआर करेंसी है वो उसके देश की करेंसी के हिसाब से कैसे चल रही है। सबसे पहले वो ये सोचता है, क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पे भारत का मार्केट अच्छा कर गया बट वो मान लो डॉलर के अगेंस्ट या किसी और करेंसी के अगेंस्ट वीक हो गया, तो उसका जो जहां वो रह रहा है उसके हिसाब से तो पैसा बहुत कम बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करेंसी डेप्रिसिएशन या करेंसी का गिरावट हम कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब एक एनआरआई सोचता है। हाँ। तो वो ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, चाहे मार्केट बढ़ रहा हो। तो एक होता है करेंसी, जब वो अपने दिमाग में रखता है। करेंसी के अलावा उसकी दूसरी सोच आती है कि डिफरेंट मार्केट्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब वो कंपेयर करने लग जाता है भारत को अलग अलग मार्केट से, जापानीज मार्केट से, यूएस मार्केट से, चाइनीज मार्केट से। तो वहां पे दूसरी सोच आती है। तो उदाहरण के तौर पे पिछले जब आप देखेंगे 2023-2024 में सबसे ज्यादा एनआरआई में इंडिया में पैसा डाला, सबसे ज्यादा, क्योंकि उस वक्त पे भारतीय मार्केट बाकी सारे दुनिया के मार्केट सबसे ज्यादा चल रहा था। तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग के तरीके और आसान हो गए थे कि हमको भारत में तो डालना ही है, क्योंकि फिर वो सोच रहे थे कि चलो आईएनआर करेंसी थोड़ी वीक भी हो गई तो मार्केट तो बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि कोविड का दौर भी था और उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से भी भागी थी उस टाइम पे। वो दुनिया में सबसे तेज भाग रही थी, सबसे बड़ी बात ये है। फिर उसके बाद यूएस जब बढ़ने लग गया तो आप देखोगे भारत में एनआरआई थोड़ा कम डालने लग गया और यूएस में ज्यादा डालने लग गया। तो ये इस तरह से वो मैनेज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की सोच। इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि एनआरआई इंडिया के डेट मार्केट में बहुत कम पैसा डालता है। जो म्यूचुअल फंड डेट मार्केट है वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड इक्विटी में डालता है, और इक्विटी में भी आप देखोगे तो मिड कैप में काफी डालता है रिलेटिव टू भारतीय जो यहाँ पे रहते हैं उनसे। तो मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो देखोगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, भारतीय का वर्सेस एक एनआरआई का, तो एक एनआरआई ज्यादा रिस्क लेने को तैयार रहता है, इसलिए वो मिड कैप में डालने के लिए भी या स्मॉल कैप फंड्स में डालने के लिए भी रिलेटिवली ज्यादा तैयार रहता है। और लेकिन लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाता। लॉन्ग टर्म, सारे लॉन्ग टर्म, कोई एनआरआई भारत में शॉर्ट टर्म पैसा नहीं डालता। अच्छा। उसको सोच है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको वो पैसा इमीडिएटली निकालना नहीं है अपनी जरूरतों के लिए और अपनी स्पेंड के लिए या खरीद के लिए, वो नहीं निकाल रहा है। भारत में जो रह रहा है उसको तो यूज भी करना है, उसको एक साल में शायद निकालना हो सकता है, कभी कोई इमरजेंसी आ गई उसमें निकाल लेते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कर रहे, उनका सारा पैसा वहां है जहां वो रह रहे हैं, और वो यहाँ जो डाल रहे हैं वो सोच के डाल रहे हैं कि हमको लंबा पैसा बनाना है। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म सोच तो है ही नहीं उनकी। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म सोच नहीं है। लेकिन मुदित, अगर मैं 2025 की बात करूं, देखिए बहुत तरह की फ्लक्चुएशन हमने देखी। हालांकि मार्केट है तो ऑब्वियस है कि ऊपर नीचे तो रहेगी, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूं तो देखिए एफआईआईस की बहुत बड़ी जबरदस्त सेलिंग हुई है, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन प्लस पॉइंट ये रहा कि जो डीआईआईस की अगर मैं बात करूं तो वो एक पिलर की तरह मार्केट में खड़ा रहा, जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्केट को दिया है। तो इसका कितना इम्पैक्ट एनआरआईज जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर उनके माइंडसेट पर पड़ता है कि अगर इंडियन मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, वहां पर झटका लग रहा है, तो उस दौरान उनकी क्या माइंडसेट रहती, क्या सोच रहती है कि वहां पे
इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, या फिर जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग में कि यूएस मार्केट में वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है, जी। तो क्या इसको लेकर आप कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट होती है तो वो ये जरूर देखते हैं कि कुछ वक्त रुक जाते हैं कि मार्केट कितना नीचे तक जा रहा है। बट एक अंतर जो मैंने बहुत देखा एनआरआई और यहाँ पे जो हम भारतीय रहते हैं रेसिडेंट लोग, कि एनआरआई जब इंडियन मार्केट गिर रहा होता है ना तब भी बढ़िया पैसा डालता है। अच्छा। उसको इतना समझ आ रहा होता है कि इस समय ज्यादा पैसा डाल देते हैं, वो रिस्क लेने को तैयार रहता है। आज भी जैसे अभी मार्केट एकदम काफी गिरा हुआ है, जैसे बिल्कुल। कुछ टाइम से हाँ। आप देखोगे इस महीने हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म करा है, हाँ। जबकि रेसिडेंट मार्केट इतना हाँ, अच्छा परफॉर्म नहीं है। 26,300 को क्रॉस कर गया था। राइट। तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके लिए रिस्क लेना आसान रहता है उस मार्केट में, हाँ। जिस मार्केट में वो लॉन्ग टर्म सोच से पैसा डालते हैं। तो फ्लक्चुएशन डेफिनेटली वो ये जरूर देखते हैं कि कब तक गिर रहा है, बट इस बात से वो ज्यादा नहीं घबराते अगर आप इस चीज को कंपेयर करें भारतीय मार्केट से। अच्छा। बिल्कुल, मतलब वो उनको इतना डर नहीं सताता इस नहीं चीज का। सताता, बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। उसमें एक अच्छा। सोच ये भी है, जैसे आपने एफआईएस की बात करी, एफआईएस इंस्टीट्यूशन मनी होता है। हाँ। उसको ये होता है कि यार वो कहाँ जल्दी से जल्दी पैसा बना ले, तो जैसे ही कोई मार्केट गिरता है वो एकदम निकलते हैं और दूसरे दुनिया में डाल देते हैं। पर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वेल्थ पिरामिड में, जैसे एफआईआईज हो गए, फिर आते हैं आपके यूएचएनआईज आते हैं, एफआईआईज एफडीआईज कुछ भी कह लें, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा डालते हैं, तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट ऑफ द रिच। फिर आते हैं यूएचएनआईडब्ल्यू, मतलब जिनके पास मान लो आप दुनिया में करीब करीब 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा है। अच्छा। फिर आते हैं वो लोग जिनके पास 200 करोड़ से ज्यादा पैसा है, और फिर आते हैं वो लोग जिनके पास 30 करोड़ से ज्यादा पैसा है, और फिर आते हैं वो लोग जिनके पास मान लो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा है। तो ये जो एनआरआई मार्केट है ना, वो ज्यादातर 1 करोड़ से 30 करोड़ के बीच वाला मार्केट है। उनकी सोच और 1000 करोड़ वाले की सोच बहुत अलग रहती है, क्योंकि उनको तो तुरंत कहीं और डाल के पैसा बनाना है। 1 से 30 करोड़ के वाला इतना जल्दी अपना मूवमेंट नहीं करता, वो रहता है, वो स्टे करता है बेसिकली। तो ये है सोच। कुछ गलती भी कर बैठते हैं जिस तरीके से, जितना देखिए सोच उनका माइंडसेट है सीआर में पैसा लगाना है, तो फिर कुछ गलतियां भी उनसे होती बिल्कुल, बहुत गलतियां हम बहुत बार बोलते हैं, और पर फिर भी जैसे काफी उदाहरण है, जैसे हम बहुत बार मना कर रहे थे, अब एकदम पीक पे आ गया है। हाँ। तो आप अभी मत डालिए। जैसे 1 साल पहले जब मार्केट एकदम पीक पे था, फिर भी लोग मानते ही नहीं थे, मतलब नहीं हम तो डालेंगे। हाँ। हम तो स्मॉल कैप क्वांट में डालेंगे। नहीं, आपको अभी नहीं डालना। हमने काफी कोशिश भी की थी, बट होता है कुछ लोग करते हैं, फिर उसके बाद वो 1 साल बाद परेशान होते हैं, सीखते हैं अपनी गलतियों से। बट ये तो मार्केट ऐसे सिखाता है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, अगर मैं अभी गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन भी मैं इसमें ले लेती हूँ, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके से ये बूम कर रहा है, तो इसको लेकर क्या उनकी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि खासतौर पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में पैसा लगाने के लिए पैसा उतना होना भी चाहिए, और रिस्क जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो होनी भी बहुत जरूरी है। तो क्या इस तरफ ये प्रेफर करना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा, ये वो लोग हैं जिनके पास भारतीयों से थोड़ा ज्यादा पैसा है, तो इनके पास एक परसेंटेज एलोकेशन होता है जो बहुत हाई रिस्क में जाता है। तो ये बिल्कुल पसंद करते हैं, और 5 से 10% पैसा अपना लगाते हैं वो अच्छा। इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स बहुत तेजी से बूम होता जा रहा है, खासतौर पर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऑल वर्ल्ड के हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो थर्ड पोजीशन पर है जिस तेजी के साथ इंडिया स्टार्टअप की ओर आगे ग्रो कर रहा है। तो इसको लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या क्या चीजें वो सोचते हैं कि अगर वो भाई भारत में आ रहे हैं तो उन्हें स्टार्टअप करना है, किस तरीके से उन्हें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर खड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है जी। बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो इस चीज को देख के, क्योंकि वो जब गए, ज्यादातर लोग जब गए थे तो भारत स्टार्टअप में इतना नामी नहीं था, बट आज इतना नामी है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया, और वो मिस करने की जो भावना है उस कारण वो और ज्यादा उसमें अपना योगदान देने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित रहते हैं। राइट, एक्चुअली उत्तेजित रहते हैं। हम मना करते हैं कि आप ऐसा मत करो, इतना मत करो, क्योंकि स्टार्टअप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो 3 तरह से वो इसमें भाग ले सकते हैं। एक तो जो फंड्स हैं, स्टार्टअप फंड्स, उनके थ्रू डाल सकते हैं पैसा। दूसरे काफी प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू पैसा डलता है, जैसे एंजलिस्ट हो गया, लेट्स वेंचर हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू स्टार्टअप्स में पैसा डलता है। और तीसरा, वो खुद इंडिविजुअली स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करके डाल सकते हैं, अगर वो एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर है आज की भाषा में। तो ये 3 तरह के होते हैं। अब क्योंकि वो भारत से दूर हैं, तो उनके लिए जो सबसे सही तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए कि फंड्स के थ्रू अपना
इन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में अपना योगदान देना या फिर खुद स्टार्टअप करना जब वो यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। तो ये 2 उनके लिए ज़्यादा किफ़ायती होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए। बहुत सारे एनआरआईज़ मैंने देखा है कि वो काफ़ी स्टार्टअप्स में बिना कोई ड्यू डिलिजेंस के ही डाल देते हैं क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। तो उनको बहुत सारे तौर तरीके नहीं पता, फिर वो परेशान भी होते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से ये सब तरीके हैं और उनको इस तरह करना चाहिए। और उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है इंडियन स्टार्टअप्स को लेके और काफ़ी लोग ऐसा मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में कि जितने तादाद है उनकी जो इंडिया में आके स्टार्टअप करना चाहते हैं वो बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं न कहीं वो अलग स्ट्रैटेजी से भी सोचते हैं और कई बार वो धोखा भी खा जाते हैं, घाटा भी खा जाते हैं। देखिए कहीं न कहीं अगर मैं एनआरआईज़ के पैसे की बात करूँ तो कई बैंक में इंडिया में कई बैंक में उनके पैसे रहते हैं और कहीं न कहीं इंडिया की जो इकॉनमी है उसके लिए एक वरदान साबित भी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आता है। लेकिन कहाँ पर वो गलती कर बैठते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो कहीं न कहीं किसी एक्सपर्ट से वो बात करेंगे, उनसे डील करेंगे, तो यहाँ पर उनको सोच समझ के रणनीति तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है क्या? बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत बार हुआ क्या है कि 90 के दशक में और 80 के दशक में उनके साथ काफ़ी ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोगों ने कहीं कुछ लैंड खरीदवा दी, रियल एस्टेट खरीदवा दिया, कुछ और कभी इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी ऐसी बेची गई हैं जिससे उनके मन में पहले ही एक शक रहता है कि हमें अच्छा। सही राय दी जा रही है या नहीं, सही प्लेटफॉर्म है या नहीं। तो क्योंकि वो गलतियां वो कर चुके हैं तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है उनके पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझना क्योंकि ऐसा भी होता है कि उनके जो टैक्स लॉज हैं वो भी समझना ज़रूरी होता है। हाँ। कि उनकी कंट्री में उन्हें क्या टैक्स लॉज लगे हैं जब वो भारत में पैसा डाल रहे हैं। तो बहुत सारे एनालिस्ट को ये भी नहीं पता होता और एक्चुअली पता भी बहुत कम है आजकल आज तक जो सिस्टम्स बने हुए हैं। आई थिंक उसी के हिसाब से हम भी कुछ नई जो चीज़ें बना रहे हैं वो उसके अराउंड ही बना रहे हैं। तो ज़रूरी है कि उन्हें पूरा पता रहे, ये बात सही है और एक्सपर्ट राय ज़रूरी है। अच्छा आपने टैक्सेशन की बात करी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उलझ भी जाते हैं और कहीं न कहीं ये कश्मकश उनकी लाइफ में बनी भी रहती है। अगर मैं इसके इतर रिटर्न की मैं बात करूँ जैसे कि अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए प्रो टिप्स आपके अकॉर्डिंग क्या होंगे? मतलब टैक्स के हिसाब टैक्सेशन को से लेकर अगर जैसे कि आप अपनी राय रखें कि किस तरीके की फेजेस उन्हें करने पड़ते हैं? राइट। नहीं तो जैसे उनको पहले यही नहीं पता होता कि अगर वो यहाँ से पैसा बना रहे हैं और तो उनका जो टैक्स लगता है यहाँ वो अपने खुद के देश में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि भारत के 90 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, DTAA कहते हैं उनको। उससे ये होता है कि जो भारत में पैसा बनाया और यहाँ पे उसका जो टैक्स पे किया वो जो पे करा उनने और जो वहाँ उन्हें पे करना है वो यहाँ का टैक्स जो पेड है उसके अगेंस्ट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसका जो उस मतलब आप डिफरेंस जब निकालेंगे जितना टोटल पे करना है और जो भारत में पे कर दिया तो आप डिफरेंस पे करते हो वहाँ। अब बहुत सारे एनआरआईज़ को ये नहीं पता, वो दोनों तरफ पूरा पैसा पे कर देते हैं तो इससे बहुत सारा पैसा उनका बच सकता है। अच्छा अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवीज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। खास तौर पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखिए अब कई तरह के अनाउंसमेंट शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर इनको लेकर देखने को मिले। कहीं ना कहीं सेक्टर्स भी बहुत उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले टाइम पे बूम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या सोच इसको लेकर रह सकती है कि अगर यहाँ पर निवेश किया जाए तो किस तरीके से उनको अपनानी चाहिए चीजें, टिप्स? जी बिल्कुल, ओवरऑल बूमिंग सेक्टर्स में सब इंटरेस्टेड रहते हैं और एनआरआईज़ और ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो जिस देश में है वो देश भी आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनको ये आइडिया रहता है कि कौन से सेक्टर्स भारत में ज़्यादा आ सकते हैं। जिसमें से एक सेक्टर ऑफ कोर्स आपने जैसा कहा रिन्यूएबल एनर्जी और पता चल रहा है दुनिया में। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जर्मनी में काफ़ी पहले रिन्यूएबल का बूम आया हुआ था। सोलर, विंड आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा उनकी डेवलप्ड इकोनॉमी है फ्रॉम रिन्यूएबल के हिसाब से देखें तो वहाँ के एनआरआईज़ को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि भारत का रिन्यूएबल कैसे बढ़ सकता है या कैसे बढ़ेगा। तो जिस देश के जो लोग हैं जैसे यूएस वाले लोग ये देख पाते हैं कि भारत में एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने वो अपनी खुद के देश में अच्छे से होते हुए देखा है इस्तेमाल। तो आई थिंक इस तरह से एनआरआई का दिमाग पहले पकड़ लेता है ऐसे ट्रेंड्स कंपेयर टू ए रेसिडेंट जो यहाँ पे रहते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस की होती है। तो जैसे भारत में भी जो सेक्टर्स आ सकते हैं एआई का डेटा की पूरी डेटा सेंटर सबसे बड़ा सेक्टर जो सब दिख रहा है अब ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी है ही है, सेमीकंडक्टर हम सब जानते हैं। तो आई थिंक
डेफिनेटली ये सोच है। अच्छा, अगर मैं आने वाले 2 से 4 साल की मैं बात करूँ, तो क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर आने वाले वक़्त में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं? और जहाँ पर कहीं न कहीं जो एनआरआईज़ इन्वेस्टर हैं, वो किस सेक्टर की ओर जाते हुए आपको नज़र आ नहीं, रहे हैं? मैंने जैसे आपको बताया ये तीनों सेक्टर्स मुझे दिख रहा है हुँ, जो होते हुए। हुँ, एक और बड़ी बात है कि कभी-कभी ट्रेंड्स आते हैं हुँ, नए-नए, जैसे अब मेटल ट्रेंड आना शुरू हो रहा है, सबको बिल्कुल। दिख रहा है, राइट? वो एकदम से आया है। आप 3 साल पहले सोचते तो 100 में से 2 ही लोग बोलते वो बात, हुँ, और हो सकता है वो होती, हो सकता है वो नहीं होती। तो काफ़ी बार मार्केट ऐसे मूव करता है, जिस तरह की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तब्दील हो जाती है जिस तरह। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये 3 सेक्टर हमें दिख रहे हैं लॉन्ग हुँ, टर्म पर्सपेक्टिव से। हुँ, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार ट्रेंड्स ऑब्जर्व होंगे, हुँ, जैसे सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स में हो रहे हैं, वैसे और ट्रेंड्स ऑब्जर्व होंगे अदर सेक्टर्स में, हुँ, जिसमें भी एनआरआईज अपना योगदान देंगे हुँ, आगे जाके। बिल्कुल। अच्छा, कुछ देर पहले ना आपने आंसर किया था डाइवर्सिफ़िकेशन कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर एज़ अ एनआरआई उनको इन्वेस्ट करना है, तो कौन-कौन से वो डाइवर्सिफ़िकेशन उन्हें अपनाने चाहिए, जहाँ पर कि उनको आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न मिल सके? डेफिनेटली, अगेन जैसे मैंने आपको 3 श्रेणियाँ बताई थी शुरू में हाँ। एनआरआईज़ की, हुँ, तो मैं कोई भी एक श्रेणी से आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे बिल्कुल। अगर हम ये श्रेणी पकड़ लें जिनको भारत आना ही आना है, हाँ। तो उनको कैसे सोचना है? हुँ, वो तो उनको ये होता है कि हम एक घर खरीद लें, तो सबसे पहले उन्हें घर खरीदना चाहिए। हुँ, मैं सबको ये सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले डिपेंड करता है कि एज क्या है, आप हुँ, रिस्क कितना ले सकते हैं, क्या आपका पहला पेरेंटल हाउस है, नहीं है? हुँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्ट इसका कोई आंसर नहीं है। हुँ, बट मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जिस एनआरआई का लेट्स से पेरेंटल हाउस नहीं है, हुँ, तो सबसे पहले वो अपना ये सिक्योर करे। इमोशनली सिक्योर होना ज़रूरी है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हुँ, तो पहले वो घर लेगा, घर लेने के बाद वो एसआईपी अपनी साथ-साथ चालू करता है, जब तक हुँ, वो भारत नहीं आ रहा, क्योंकि वो घर लेके रेंट पे देता है, हुँ, उस रेंटल इनकम से वो एसआईपी कर सकता है। हुँ, फिर क्या होता है, जैसे-जैसे वो और पैसे कमाता है, उसके पास और इकट्ठे पैसे आते हैं। हुँ, जब इकट्ठे पैसे आ रहे होते हैं, तो फिर वो उस टाइम पे बल्क इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है हाँ, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी में, हुँ, और ज़्यादा पैसे आने पे कुछ हाई रिस्क ले सकता है, जैसे हाँ, पीएमएस हो गया, एआईएफ हो गया। एंड उदाहरण के तौर पे कम लोग डेट प्रेफर करते हैं, हुँ, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आईएनआर करेंसी और उसके देश की करेंसी पे भी डिपेंडेंट है कि उसको क्या करना है। हुँ, बट ज़्यादातर लोग इक्विटी प्रेफर करते हैं। तो हुँ, धीरे धीरे अपना हाई रिस्क एसेट क्लासेस की तरफ रुझाव बढ़ा सकते हैं, हुँ, ताकि वो हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी बनाए। हुँ, शुरुआत करें घर लेके, जो लोगों को वापस आना है, एंड फिर एक एसआईपी शुरू करते रहे रेंटल इनकम के थ्रू, हुँ, एंड फिर बल्क इन्वेस्टमेंट्स करें। हुँ, हाँ, जब मैं एसआईपी कह रहा हूँ, तो एसआईपी इक्विटी में भी हो सकती है और बिल्कुल। लेट्स से गोल्ड में भी हो सकती है, जैसे आपने शुरू में बताया। हुँ, वो डिपेंड करता है कि उस मार्केट की उस टाइम पे क्या सिनेरियोज चल रहे हैं। हुँ, तो बहुत डिपेंड करेगा कि वो क्या चाह रहा है और मार्केट के सिनेरियोज क्या हैं। हुँ, उस हिसाब से आप लगातार एक एसआईपी रोल ओवर करते रहें। फिर बल्क का मैंने आपको बात किया, जैसे जैसे थोड़ा पैसा अक्यूमुलेट होता है उसकी हुँ, कंट्री में उसके पास, और पैसा डालने का पैसा अक्यूमुलेट होता है, फिर हाई रिस्क की तरफ जाएं, जैसे पीएमएस एआईएफ। एंड फिर एंड में जब हुँ, काफ़ी पैसा हो जाए, हुँ, तो आप वेरी हाई रिस्क एसेट क्लासेस, जिसमें ज़्यादा पैसे बनाने की पॉसिबिलिटी भी रहती है, बट हाँ, खोने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, हुँ, स्टार्टअप की तरह, हुँ। वहाँ पे भी आप सोच सकते हैं। ऐसे डाइवर्सिफिकेशन थॉट रखना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है ना जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं तो उन्हें बहुत चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी, उनके माइंड में कई तरह के जो सवाल आ रहे होंगे। मुझे एक सवाल मेरा ये एक और कि जैसा कि आपने कहा था कि जो मेटल है, वो कहीं न कहीं उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वो हम सिल्वर की बात करें या फिर गोल्ड की बात करें या फिर कॉपर और एल्यूमीनियम की बात करें। हम देख रहे हैं कि ईवीज़ में बहुत तेज़ी से सिल्वर का यूज़ होता जा रहा है और कहीं न या कहीं इसको लेकर इसके जो रेट हैं वो भी हम देख रहे हैं आसमान छूते जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो ये मेटल सेक्टर है, इस और ये किस डायरेक्शन की ओर जा सकता है? सिर्फ मेटल सेक्टर पे नहीं कहूँगा, मैं उन सारी चीज़ों पे कहूँगा, जैसे जैसे आज के दौर में जो जियोपॉलिटिक्स मूव कर रही है, वो हुँ, ऐसे मूव कर रही है कि सब देश इनवर्ड लुकिंग हो रहे हैं, अपने हुँ, देश की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। हाँ, और अगर आप 20 साल पहले सोचेंगे, तो सब लोग बाहर की तरफ ज़्यादा देख रहे थे, तो ग्लोबलाइजेशन का दौर था। हुँ, अब लोकलाइजेशन का दौर है। हुँ, लोकलाइजेशन के दौर में क्या होता है, विद टाइम, जब तक लोकलाइजेशन दौर चलेगा, जो मैं मतलब अगेन मतलब विद ऑल डिस्क्लेमर, आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग, बट मेरे व्यू में, पर्सनल व्यू में, हुँ, 4-5 साल लोकलाइजेशन का दौर चलेगा। उस दौर में होगा क्या कि जो इनवर्ड लुकिंग रिसोर्सेज हैं, वो अलग अलग और पावरफुल देश हुँ, उस पे अपना कंट्रोल और बढ़ाने के लिए हुँ, रिसोर्सेज को और कंस्ट्रेंट करेंगे।
तो जो रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं, अगर हम वैसे सोचने लगे तो वो मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ेगी विद टाइम, जब लोग और बैन की तरफ जाएंगे अपने खुद के इंटरनल रिसोर्सेज। जैसे अभी हमने सिल्वर का एग्जांपल लिया, ये सारे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, कोई ना कोई देश अपना रिसोर्स बैन कर रहा है बाहर पहुंचाने से, एंड उसका जैसे तेल का भी किसी ने बैन कर लिया तो उस टाइम उसकी कॉस्ट बढ़ गई। किसी ने सिल्वर का एक्सपोर्ट बैन कर दिया, कोई और टैरिफ बैन कर रहा है, तो हो क्या रहा है अल्टीमेटली इनवर्ड लुकिंग चीजें ज्यादा हो रही हैं, अपने देश को ज्यादा सोचा जा रहा है और बाहर के देशों को मुश्किल किया जा रहा है कि वो हमारे देश में ज़्यादा, स्पेसिफिकली यूएस देख लो, चाइना देख लो, जो भी पावरफुल देश हैं वो अब अपने आप को और पावरफुल करने के लिए ऐसी चीज़ें करेंगे। जब ऐसा होता है तो जो रिसोर्सेज होते हैं एक मतलब अर्थ के या दुनिया के या कंट्री के, जोग्राफिकल कंट्री के, वो महंगे होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होगा तो आज अगर ट्रेंड मेटल का है तो और ट्रेंड्स आएंगे, मेरा ये सोच रहेगी इस पे। तो वो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म में जब ये दौर वापस पलटेगा और लोकलाइजेशन से स्टडी स्टेट आके ग्लोबलाइजेशन आएगा तो वापस चीज़ें अपने वापस उस एक मतलब स्टडी स्टेट पे आके नॉर्मलाइज होंगी। बिल्कुल। अच्छा, डी डॉलराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर भी जो तमाम कंट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से सोच रही हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगर ये सब चीज़ें बहुत पटरी पर चलती हैं तो फिर एक एज अ एनआरआईज जो प्रोस्पेक्टर है उस अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शन रहेगा? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक डी डॉलराइजेशन काफ़ी टाइम से बात हुई है, अभी तो खैर शुरू होगा वो ट्रेंड, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है बट दिख रहा है लोगों को, इसलिए कह रहे हैं। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि एनआरआई के पर्सपेक्टिव से तो वो मल्टी करेंसी पैसा रखते हैं अपना, डॉलर में भी, ग्लोबल करेंसी जो मैं डॉलर कहता हूँ आज के टाइम पे, लोकल करेंसी जो वो जिस देश के हैं, जैसे वो अगर यूके का है तो उसके लिए लोकल करेंसी पाउंड है, उसके लिए ग्लोबल करेंसी यूएसडी है और उसके लिए घर की करेंसी आईएनआर है। तो वो 3 करेंसी पर अपना पैसा सोचता है। तो वो एक फाइन बैलेंस से रिस्क हेज करता है करेंसी में भी, जिसमें उसकी लोकल करेंसी पे वो रिस्क हेज कर लेता है और डॉलर में रख के डॉलर रिस्क हेज कर लेता है, मतलब कि डॉलर अगर बढ़ रहा है तो उसको फायदा है और डॉलर कम हो रहा है तो अपनी लोकल करेंसी मूव कर लेता है। और आईएनआर करेंसी उसके लिए एक सुकून की तरह साबित होती है। जब उसे भारत वापस आना है तो वो उस चीज को वैसे सोचता है कि मेरे पास भारत में ही पैसा पड़ा है, ऐसे सोचता है डी डॉलराइजेशन को ओवरऑल देखें तो। बिल्कुल। मुदित, मेरा ना एक आखिरी सवाल आपसे ये कि एज अ एनआरआई आप किस और जाना पसंद करेंगे, इक्विटी, मेटल या फिर रियल एस्टेट या फिर एफडीज? अगेन अगर भारत में वापस आना है तो एक मिक्स ही रहेगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स एक मिक्स रहेगा। तो जनरल अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे कि उसकी उम्र क्या है, उसका रिस्क मतलब वो कितना रिस्क ले सकता है, उसका उद्देश्य ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर उसका उद्देश्य ये है कि जैसे मान लो उसको 5 करोड़ का एक कॉर्पस बनाना है जब वो भारत आए, अगर मैं इसको इतना सिंप्लीफाई कर दूं, और अगर एक 30-32 या 35 साल का एनआरआई है जो वहाँ पे एक अच्छी जॉब कर रहा है, जिसके पास एक सरप्लस पैसा है जो डालना चाहता है और जो 50 पे वापस आना चाहता है, तो उसको ऐसे सोचना चाहिए कि वो 15 साल में एक कॉर्पस कैसे बनाए भारत में जब उसे वापस आना है। तो वो इस तरह सोचे और उस सोच में सारे एसेट क्लासेस साथ आएंगे। कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसे वापस आना है तो उसको रियल एस्टेट वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसने रियल एस्टेट खरीद लिया। अब उसने रियल एस्टेट खरीद के जो रेंटल इनकम आ रही है उस पर एसआईपी चालू कर दी। वो एसआईपी का अमाउंट वो डिसाइड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन उसका कॉर्पस कितना है। और फिर जैसे जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहा है कि मान लो मार्केट किसी टाइम काफ़ी टूट जाता है और उस टाइम इकट्ठा पैसा डालने की प्रोबेबिलिटी आती है, तो उस टाइम इकट्ठा पैसा भी डाल दे। तो उससे एसआईपी से लंबा पैसा बन रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म, घर से सिक्योरिटी ऑफ इमोशंस है, और इकट्ठा पैसे से जब मार्केट टूट रहा है उसकी लॉन्ग टर्म पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और फिर पैरेलली जैसा आपने बोला, मेटल्स और जो अलग ट्रेंड्स ऑब्जर्व हो रहे हैं जैसे गोल्ड ट्रेंड, मेटल ट्रेंड, उनको वो जिस भी प्लेटफॉर्म से करता है उस प्लेटफॉर्म में वो ट्रेंड समझ पाए और उस टाइम पे उस चीज़ का भी इस्तेमाल कर पाए। पर अगर मैं ओवरऑल मिक्स की बात करूं तो आप मान सकते हैं कि 30-40% के लिए वो घर के लिए उसे रखना होता है। 30% इक्विटी, 20% एफडी, और बाकी जो 10 से 15% बचा उसमें वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पे, जैसे कि मेटल ट्रेंड आप बता रहे हैं, उस तरह वो इस्तेमाल कर सकता है।
बिल्कुल, बिल्कुल मुदित, जैसे कि आपने कई सारे सवालों के जवाब दिए और मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, तो उन्हें बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। जैसे कि कई तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत सारे डेप्थ में कई लोगों को नहीं मिल पाते सवाल। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पॉडकास्ट में शरीक होने के लिए। तो धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि आखिर एनआरआईज़ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या उनका माइंडसेट होता है और कहाँ-कहाँ पर जाना वो पसंद करते हैं, उनकी निवेश की रणनीति क्या होती है। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए तमाम चीज़ें आपने समझी। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।